नमस्कार। आज हम भारत के शायद सबसे जटिल और गहरे सामाजिक मुद्दों में से एक की परतों को खोलने की कोशिश करने जा रहे हैं, जाति प्रथा। और इसके लिए हमारे पास जो औजार है वो है डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के एक बहुत ही महत्वपूर्ण लेख के कुछ हिस्से। इसका शीर्षक है भारत में जाति प्रथा, संरचना, उत्पत्ति और विकास। तो आज का हमारा मिशन है अम्बेडकर के विश्लेषण की गहराई में उतरना, ये समझना कि उनकी नज़र में जाति आखिर है क्या, ये व्यवस्था शुरू कैसे हुई और फिर ये पूरे भारतीय समाज पर छा कैसे गई। लेखक ने खुद इसकी तुलना पोम्पेई जैसे किसी पुरातात्विक स्थल की खुदाई से की है। तो चलिए इस वैचारिक खुदाई को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो यही सवाल उठता है कि जाति को परिभाषित कैसे करें। ये सुनने में जितना आसान लगता है नहीं। स्रोत में लेखक ने सेनार्ट, नेस्फील्ड, रिजले जैसे कई विद्वानों का जिक्र किया है, लेकिन वो किसी एक से संतुष्ट नहीं दिखते। हाँ, बिल्कुल। और वो यही बताते हैं कि इन सभी परिभाषाओं में कुछ ना कुछ अधूरा है। मतलब वो किसी एक पहलू को तो पकड़ते हैं पर पूरी तस्वीर नहीं दिखा पाते। जैसे सेनार्ट कहते हैं कि ये एक ही पेशे वाला समूह है, लेकिन ये तो कोई अनोखी बात नहीं है ना। नेस्फील्ड ने खाने पीने और शादी पर पाबंदी को मुख्य माना, जो थोड़ा करीब आता है, पर अब भी बात पूरी नहीं होती। मतलब ये सब परिभाषाएं एक पहेली के अलग अलग टुकड़ों की तरह हैं, लेकिन कोई भी टुकड़ा पूरी पहेली नहीं है। तो फिर लेखक किस परिभाषा को सबसे अहम मानते हैं? वो कौन सा धागा है जिससे ये पूरी गुत्थी सुलझ सकती है? लेखक के मुताबिक सबसे सटीक परिभाषा डॉक्टर केतकर ने दी है, क्योंकि वो सीधे जड़ पर चोट करती है। केतकर के अनुसार जाति के बस दो मुख्य लक्षण हैं। पहला, आप उस समूह के सदस्य तभी बन सकते हैं जब आप उसमें पैदा हुए हों। बाहर से किसी की एंट्री नहीं है। ठीक है, यानी सदस्यता जन्म से तय होती है। और दूसरा नियम जो आपने कहा कि सबसे जरूरी है, दूसरा नियम एक तरह से इस पूरी व्यवस्था का इंजन है। वो है सदस्यों को अपने समूह के बाहर शादी करने की सख्त मनाही होती है। इसी को सजातीय विवाह या एंडोगेमी कहते हैं। अगर किसी ने ये नियम तोड़ा तो उसे अपनी जाति से बाहर निकाल दिया जाता था। सीधा हिसाब। लेखक के लिए बाकी सारे नियम जैसे छुआछूत, खान पान के नियम, ये सब इसी एक मुख्य नियम को बचाने के लिए खड़े किए गए पहरेदार हैं। वाह, मतलब हजारों नियमों और परंपराओं के पीछे सिर्फ एक मकसद कि शादी समूह के अंदर ही होनी चाहिए। ठीक है, तो हमारी खुदाई की पहली परत में हमें जाति की परिभाषा का मूल मिल गया है, और वो है सजातीय विवाह। अब सवाल यह है कि इस नींव के पत्थर को समाज में मजबूती से जमाया कैसे गया, खासकर तब जब शायद पहले लोग अपने समूह से बाहर भी शादी करते होंगे। किसी समाज को बाहर देखने से रोककर अंदर की तरफ मोड़ देना, ये तो बहुत बड़ी सामाजिक इंजीनियरिंग लगती है। बिल्कुल। लेखक इसे ही इनक्लोज्ड क्लास या बंद वर्ग कहते हैं। इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े से ओपन ऑफिस में सब काम कर रहे हैं। कोई भी किसी से बात कर सकता है, घुल मिल सकता है। फिर एक दिन एक टीम अपने चारों तरफ कांच की दीवारें खड़ी कर लेती है और कहती है, अब से ना कोई बाहर जाएगा, ना कोई अंदर आएगा। बस यही एक बंद वर्ग या जाति की शुरुआत है। ये एनालॉजी तो बहुत अच्छी है, लेकिन असल समाज में इस कांच की दीवार को बनाए रखने में सबसे बड़ी दिक्कत क्या आई होगी? इस घेरे को बनाए रखने में सबसे बड़ी व्यवहारिक समस्या थी अतिरिक्त पुरुष और अतिरिक्त स्त्री की। और ये इस लेख का सबसे चौंकाने वाला और मौलिक विचार है। एक मिनट, अतिरिक्त पुरुष और स्त्री, ये तो सोचने का बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब जाति को बनाए रखने की सबसे बड़ी चुनौती शादीशुदा जोड़ों से नहीं, बल्कि उन लोगों से थी जो अकेले रह गए थे, विधवा और विधुर। ये तो किसी ने सोचा भी नहीं होगा। इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि जब एक शादीशुदा जोड़े में से किसी एक की मौत हो जाती है, तो जो जिंदा बचता है वो उस बंद समूह के लिए एक अतिरिक्त या सरप्लस व्यक्ति बन जाता है। अब अगर ये अतिरिक्त व्यक्ति समूह से बाहर शादी कर ले तो वो कांच की दीवार टूट जाएगी, सजातीय विवाह का नियम भंग हो जाएगा। तो सबसे बड़ा सवाल ये था कि इन विधवा और विधुरों का क्या किया जाए। अच्छा, तो ये असली पहेली थी। पुरुषों का तो शायद समाधान निकल गया होगा, वे अपनी ही जाति में किसी और से शादी कर सकते थे। लेकिन विधवाओं का क्या? उनके लिए तो समाज में ऐसा कोई विकल्प आसानी से नहीं था। यहीं पर आकर तो ये पूरा सिस्टम फंस गया होगा। समाज ने इस गुत्थी को कैसे सुलझाया? आपने बिल्कुल सही नस पकड़ी है। यहीं पर आकर ये व्यवस्था क्रूर हो जाती है। अतिरिक्त पुरुष यानी विधुर के लिए समाधान वाकई आसान था। जैसा कि स्रोत बताता है, वो अपनी ही जाति की किसी कम उम्र की लड़की से शादी कर सकता था, जिससे समूह का संतुलन बना रहे। लेकिन अतिरिक्त स्त्री यानी विधवा के लिए
वो असली चुनौती थी। और इसी चुनौती से निपटने के अंबेडकर के विश्लेषण के अनुसार 3 भयानक सामाजिक प्रथाओं का जन्म हुआ, जिन्होंने भारतीय समाज पर बहुत ही गहरा असर डाला। कौन सी 3 प्रथाएं? पहली और सबसे क्रूर प्रथा थी सती, यानी विधवा को उसके पति की चिता पर जिंदा जला देना। ये अतिरिक्त स्त्री की समस्या को जड़ से खत्म करने का सबसे सीधा और वहशी तरीका था। अगर स्त्री ही नहीं रहेगी तो उसके दोबारा शादी करने का सवाल ही नहीं उठेगा और जाति की दीवार सुरक्षित रहेगी। ये सोचना भी भयावह है कि एक सामाजिक नियम को बनाए रखने के लिए किसी की जान ले ली जाए। दूसरा समाधान क्या था? दूसरा समाधान था अनिवार्य विधवापन, यानी विधवा की दोबारा शादी पर पूरी तरह रोक लगा दो और उसे एक तपस्वी जैसा मुश्किल और बेरंग जीवन जीने के लिए मजबूर कर दो। उसके बाल काट दिए जाते थे, उसे सादे कपड़े पहनने होते थे, अच्छा खाना मना था। मकसद ये था कि उसकी जिंदगी इतनी मुश्किल बना दो कि वो ना तो किसी के लिए आकर्षक रहे और ना ही शादी के बारे में सोच सके। ये सती का ही एक धीमा और मनोवैज्ञानिक रूप था। और तीसरी प्रथा थी बाल विवाह। लड़कियों की शादी इतनी कम उम्र में कर दो कि उन्हें अपनी मर्जी से अपनी जाति के बाहर जीवनसाथी चुनने का मौका ही ना मिले। ये एक तरह से समस्या को पैदा होने से पहले ही खत्म करने का तरीका था। साथ ही इससे यह भी पक्का हो जाता था कि जाति के विदुर पुरुषों के लिए पत्नियां हमेशा उपलब्ध रहें। रुकिए, ये बात हजम करना मुश्किल है। सती, विधवापन, बाल विवाह, इन सब का असली कारण सिर्फ एक नियम सजातीय विवाह को बनाए रखना था, ताकि एक समूह खुद को बंद रख सके। ये अविश्वसनीय है। लेकिन अगर कुछ समूहों ने ये शुरू कर भी दिया तो ये प्रथा पूरे भारत में कैसे फैल गई? हजारों जातियों ने इसे कैसे अपना लिया? यहीं पर लेखक अपना सबसे क्रांतिकारी सिद्धांत पेश करते हैं। वो कहते हैं कि जाति की उत्पत्ति कई जगहों पर अपने आप नहीं हुई। इसकी शुरुआत सिर्फ एक जगह से हुई, एक केंद्र से। उनका तर्क है कि भारत में जाति की शुरुआत किसी एक जाति ने की। एक जाति ने? कौन थी वो? लेखक का तर्क है कि ब्राह्मण वर्ग ने सबसे पहले खुद को एक बंद वर्ग बनाया। वे समाज में पुरोहित वर्ग थे, एक सम्मानित क्लास थे, लेकिन उन्होंने अपने चारों ओर सजातीय विवाह की दीवार खड़ी करके खुद को बाकी समाज से स्थायी रूप से अलग कर लिया और वो भारत की पहली जाति बन गए। ठीक है, मान लिया उन्होंने शुरुआत की, लेकिन बाकी हजारों जातियां कैसे बनी? क्या उन सबने भी बैठकर यही सब प्लान बनाया कि चलो हम भी सती और बाल विवाह लागू करते हैं? ये तो मुमकिन नहीं लगता। नहीं, बिल्कुल नहीं। यहीं पर समाज का मनोविज्ञान काम करता है। बाकी जातियों का निर्माण हुआ नकल की वजह से, इमिटेशन। स्रोत के अनुसार जो दूसरे गैर ब्राह्मण समूह थे, उन्होंने ब्राह्मणों के ऊंचे सामाजिक दर्जे और उनकी खास पहचान को देखा और बस उनकी नकल करना शुरू कर दिया। वाह! मतलब किसी राजा ने हुक्म नहीं दिया, किसी धर्म ग्रंथ में सीधे तौर पर ऐसा नहीं लिखा, ये बस फैल गया जैसे कोई वायरल ट्रेंड फैलता है। ये तो समाज के मनोविज्ञान को समझने की एक बिल्कुल नई चाबी है। आपने बिल्कुल सही शब्द इस्तेमाल किया, वायरल ट्रेंड। लेखक इसे नकल का संक्रमण कहते हैं। वो फ्रांसीसी समाजशास्त्री गैब्रिएल टार्डे का हवाला देते हैं, जिनका सिद्धांत है कि नकल हमेशा ऊपर से नीचे की ओर बहती है। लोग हमेशा उनकी नकल करते हैं जिन्हें वो खुद से बेहतर या ज्यादा प्रतिष्ठित मानते हैं। तो उस समय के सामाजिक ढांचे में ब्राह्मणों को सबसे प्रतिष्ठित माना जाता था, इसलिए बाकी सबने उनकी नकल की। हाँ, हर समूह ने खुद को दूसरों से श्रेष्ठ दिखाने और अपनी एक अलग पहचान बनाने के लिए अपने चारों ओर वैसी ही दीवारें खड़ी कर लीं और सजातीय विवाह के नियम को अपना लिया। जो वर्ग ब्राह्मणों के ठीक नीचे थे, उन्होंने पहले नकल की, फिर उनके नीचे वालों ने उनकी नकल की, और ये प्रक्रिया समाज में सबसे निचले स्तर तक चलती गई। तो मतलब कोई जबरदस्ती नहीं? नहीं, कोई केंद्रीय जबरदस्ती नहीं, सिर्फ सामाजिक दबाव और प्रतिष्ठा की चाह। बिल्कुल, यही इस सिद्धांत का सबसे क्रांतिकारी पहलू है। किसी ने ऊपर से ये व्यवस्था थोपी नहीं, बल्कि समाज ने खुद नकल कर करके इसे अपना लिया। एक समूह ने दीवार बनाई और उसे देखकर बाकी सबने अपनी अपनी और भी ऊंची दीवारें बना ली, जिससे पूरा समाज अनगिनत छोटे छोटे कमरों में बंट गया। इस पूरी प्रक्रिया का, इस नकल और घेराबंदी का समाज पर अंतिम असर क्या हुआ? हमारी इस खुदाई के आखिर में हमें क्या मिलता है? इसके आखिर में हमें एक गहरा बिखरा हुआ समाज मिलता है। लेखक के शब्दों में कहें तो भारतीय समाज कभी एक राष्ट्र बन ही नहीं पाया। यह हमेशा एक दूसरे से कटी हुई जातियों का एक झुंड या संघ बना रहा। ये एक मोज़ेक फर्श की तरह है, जिसमें टाइलें एक दूसरे से सटी हुई तो हैं, पर जुड़ी हुई नहीं है। हर टाइल अपने आप में बंद है। और इन समूहों के बीच आपसी रिश्ते कैसे थे?
इन समूहों में ऊंच नीच की भावना तो थी, एक क्रम था, लेकिन आपसी हमदर्दी या अपनेपन का पूरी तरह से अभाव था। एक जाति के दुख दर्द से दूसरी जाति को कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसने एक ऐसी सामाजिक संरचना बना दी जिसमें राष्ट्रीय एकता की भावना का पनपना लगभग नामुमकिन था। तो क्या हम लेखक के इस पूरे सिद्धांत को, इस खुदाई से निकले निष्कर्षों को कुछ मुख्य बिंदुओं में समेट सकते हैं? हाँ, लेखक खुद अपने सिद्धांत को 5 मुख्य बिंदुओं में समेटते हैं। पहला, हिंदू समाज में सांस्कृतिक एकता तो है, लेकिन सामाजिक एकता नहीं है, ये पूरी तरह से बिखरा हुआ है। दूसरा, जाति की शुरुआत एक ही जाति से हुई, कई जगहों से एक साथ नहीं। तीसरा, शुरुआत में समाज 4 वर्णों में बटा था, जो एक तरह की वर्ग व्यवस्था थी, जाति नहीं। चौथा, ब्राह्मणों ने, जो पुरोहित वर्ग थे, सबसे पहले खुद को एक बंद जाति में बदला। और पांचवा, बाकी गैर ब्राह्मण समूहों ने ब्राह्मणों की नकल की और खुद भी अलग अलग जातियां बन गए। तो इस पूरी पड़ताल के बाद हम क्या कह सकते हैं? अंबेडकर का ये सिद्धांत जाति जैसी जटिल व्यवस्था की जड़ को एक बहुत ही सरल सामाजिक नियम, सजातीय विवाह से और उसके फैलाव को एक मनोवैज्ञानिक क्रिया, नकल से जोड़ता है। यह इसे किसी दैवीय आदेश के बजाय पूरी तरह से एक मानवीय रचना के रूप में पेश करता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण है। लेखक ने इसे किसी धार्मिक कथा की तरह नहीं, बल्कि एक वैज्ञानिक परिकल्पना या हाइपोथेसिस के रूप में पेश किया है। वो खुद कहते हैं कि इस पर तर्क से बहस होनी चाहिए, इसकी जांच होनी चाहिए। अगर ये गलत साबित होती है तो उन्हें इसे छोड़ने में कोई हिचक नहीं होगी। ये कदम जाति की उत्पत्ति को मिथकों के दायरे से निकालकर सामाजिक विज्ञान के दायरे में ले आता है। ये वाकई पूरे विमर्श को एक नया मोड़ देता है। ये इसे भाग्य या कर्म के फल से हटाकर सामाजिक तंत्र और मानवीय व्यवहार का विषय बना देता है। बिल्कुल, और ये भी दिखाता है कि कैसे सामाजिक प्रतिष्ठा पाने की इच्छा और नकल करने की इंसानी प्रवृत्ति समाज में इतने गहरे और स्थायी विभाजन पैदा कर सकती है। इस पूरी चर्चा के बाद एक विचार मन में अटक गया है। स्रोत ये बताता है कि जाति व्यवस्था नकल के संक्रमण से बनी और फैली। ये एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। अगर कोई सामाजिक व्यवस्था नकल से बनाई जा सकती है, तो क्या उसे तोड़ने के लिए भी एक अलग तरह की नकल की जरूरत होगी? एक ऐसी नकल जो दीवारों को बनाने के बजाय उन्हें तोड़ने वाले व्यवहार पर आधारित हो? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर श्रोताओं को सोचना चाहिए।